हसन साहब, इंडोनेशिया में आतिशफिशा फटने से राख आसमान में 7 किलोमीटर तक फैल गई। अच्छा, कोई बात नहीं, मुझे अपना एक काला कौल याद आया है। पता नहीं आपने मेरी वो किताब देखी कि नहीं, काले कौल। उसमें एक कौल है कि पाकिस्तानी कौम आतिशफिशा के धाने पे बैठ के पिकनिक मना रही है। इस किताब को आए भी कई साल हो गए, उसके कितने एडिशन छप चुके, पुरानी बात है। सो अपनी बात करो, यहाँ भी इंडोनेशिया में हुआ ये वो ठीक है, को पता होना चाहिए कौन सा ज़माना है। तो उसकी राख तो आसमान में सिर्फ 7 किलोमीटर, हमारे यहाँ को आतिशफिशा फटा तो फिर पता नहीं कितने हज़ार किलोमीटर तक जाएगा। और हमारे यहाँ आबादी का आतिशफिशा, अगेन मैंने जब कॉलम निगारी शुरू की है तो मैंने 2-3 चीज़ों का ना अपने साथ अहद किया था कि परवरदिगार ये मेरे कबूल करना, मेरा 2.5% ज़कात, एक आबादी के ख़िलाफ़ जंग, हारे जीते उसको छोड़ो, एक था तालीम के लिए, मैं इस तरह मैं 3-4 चीज़ें मैं हर साल लिखता था कॉलम। तो आबादी का जो बॉम्ब है मैं नहीं जानता, या फिर हम पागल हैं, पता नहीं। ये इतने सारे सियाने हैं इस मुल्क में, बड़े बड़े इदारे हैं, फलाने हैं, इनको नहीं खौफ नहीं आता। माल्थस की थियरी ऑफ पॉपुलेशन वही सादा सी है, पढ़ लो। जितने आज हो ज़रा 10 साल बाद कितने हो गए तो खुदा की पनाह ही है यार, तुमसे तो आज का पाकिस्तान नहीं संभाला जा रहा। तो उस वक्त तक अगर कोई अल्लाह ही खैर करे, चलो आगे जी। अच्छा साहब, अवामी पाकिस्तान पार्टी के शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि असेंबली में बैठे ज़्यादातर लोग इलेक्शन हारे हुए हैं। सुभान अल्लाह, जवाब भी आ गया इसका। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम और है, जो जनरली जीत के आए हैं उन्होंने केड़ा कोई माउंट एवरेस्ट पुट लिया, बताएं मुझे। हारे हुए हैं, तो जो जीते हुए हैं उनका क्या है? अच्छा, जो पहले जनरली जीत के आए थे उनका बता दो, जो उससे पहले जीत के आए थे उसका बता दो। देखो बात सुनो, ये कौम आज यहाँ खड़ी है ना, तो वो मेरे तुम्हारे वजह से नहीं खड़ी बेटा, ये याद रखना ना। हमारा तो रोल ही कोई नहीं। गली गली में हुआ मेरी हार का ऐलान, ये कौन जाने कि मैं तो बसात पर ही न था। इस मुल्क में जितनी जितनी देर जो इक्तदार में रहा, उसी हिसाब से कर्जा उन पर बांट दो, खत्म हो गई बात। अगर तुम्हें को मजबूरी थी, मत आओ नजदीक, मत आओ। किसने तुम्हें कहा जाओ गालियां खाओ, जलील हो? जितनी जितनी देर जो कर्जा उन पे बांट दो, इनकी शरगों से निकालो। ये जो आप बात कर रहे हो कि भाई ये जीत के आए, तो जेड़े जीत के आए हो कि वो तोप चलाई है उन्होंने। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर इत्तलात ने इस नई सियासी जमात पर तबसरा करते हुए कहा कि अरबपति सरमायाकारों का इकट्ठ था, वो अपने वक्त में खामोश क्यों थे? इकट्ठ था तो मतलब ये मुझे नहीं समझ आती। तो इनके जो मालिकान हैं, जिनके ये दरबारी हैं, गुलाम हैं, कनीज़ें हैं, ये वो, और ये इन्होंने कहा है कि अरबपति हैं। अरबपति की तो औकात ही कोई नहीं रहेगी। मैंने अभी कहा है ना, करोड़पति। तो ये मुझे बताओ ना, पहले जो अपने मालिकान हैं, बताओ मुझे वो कौन है, और कल तक ये कहाँ थे? उस वेले ठीक सन, उन्होंने रिवोल्ट किया, रिएक्ट किया, अपने इंसान होने का सबूत दिया है कि हम दरबारी हैं लेकिन कमी नहीं है, खत्म। वो अरबपतियों का इज्तिमा था, भाई तुम्हारा क्या है? उनका तो फिर कोई आगा पीछा होगा शायद, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता उनको। आपका तो कल तक की दास्तानें, किस्से, कहानियां, सारा कुछ इट्स ऑन रिकॉर्ड। सोशल मीडिया भी चल रहा है कि वो पता नहीं केड़ा ज्ञानी जैल सिंह और ज़िया-उल-हक वापस में। तो छोड़ो, मतलब कोई बात सुनो। चमचों की किस्में होती हैं, जो भी चमचा होता है लकड़ी का, फिर वो पीतल, तांबे का, फिर स्टेनलेस का, फिर सोने का, फिर चांदी का, तलाई चमचा। अब हमारे मुल्क में तो प्लेटिनम के और इस तरह की कीमती धातुओं के भी शायद कुछ भी नहीं है, फजूल बात है। ये अरबपतियों का इज्तिमा था, तो तुम्हारा भूखे नंगों का होता है, जेड़े नहीं होंगे वो हो जाते हैं।
हसन साहब आगे चलते हैं। पीटीआई के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि परवेज खटक एहसान फरामोश है, बानी पीटीआई के खिलाफ गवाही पर अफसोस हुआ। देखो बात सुनो, जिंदगी में जिसके साथ कभी कोई ताल्लुक रहा हो उसकी हया खानदानी आदमी कर सकता है। चुप रहो, जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, क्या कहते हैं उसे, खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। मेरी किसी के साथ 2 साल 10 साल 20 साल 30 साल हुआ भी है मेरे साथ, एक बहुत ही सीरियस वाक़या। मुझे मेरे बहन भाइयों ने कहा कि आप क्यों नहीं जवाब, मैंने कहा नहीं, मैं कमज़र्फ नहीं हूँ, ख़त्म। इल्ज़ाम है, झूठ है, बकवास है, जिसने करना है वो करता रहे, मैं नहीं बोल सकता। इकट्ठे गुजरे हुए वक्त का एक एहतराम होता है, चुप रहो। अच्छा, ये जो बात की है कि अली मोहम्मद खान है कि परवेज़ का एहसान फरामोश, तो पता नहीं हमारे यहाँ एक मुहावरा बहुत मरियम गलत बोला जाता है। जो सुन रहा है वो प्लीज़ एहतियात करे कि हज़रत अली का फरमान है, किसी पे एहसान करो तो डरो, खुदा का पनाह, अल्लाह से माफ़ी मांगो। एहसान करना तो इंसान की पहचान है। और एहसान किसको कहते हैं? एहसान कहते हैं किसी की डेफिशिएंसी को एड्रेस करना, किसी की कमी को पूरा करना। वो बच्चा है, सड़क पार नहीं कर पा रहा, आपने करा दी। वो खड़ा है, इसने हाथ दिया, आप भी उधर ही जा रहे हो, इत्तेफाक से आपने उसको लिफ्ट दे दी। किसी की डेफिशिएंसी को एड्रेस करना, इसको कहते हैं एहसान। तो हज़रत अली ने क्या ये कहा है कि एहसान ना करो? नहीं, उनका पूरा जुमला हम एक अहम तरीन लफ्ज़ खा जाते हैं किसी कम ज़र्फ़ पे। एहसान करो तो उसके शर से डरो। कम ज़र्फ़ पे, आम आदमी पे एहसान, बुरे से बुरा भी बंदा हो भूलता नहीं, जेस्चर्स ही नहीं भूलते ज़िंदगी में। कभी कोई आपको किसी फ़्लाइट में मिला हो और आपका उसके साथ कोई चंद घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे जितने भी खूबसूरत गुजरे हों, तो वो भी नाम भूल जाता है आदमी, शक्ल नहीं भूलता। तो ये खूबसूरत बात है। जो हमारे यहाँ जो कहते हैं वालिदैन पे एहसान करो, किसकी मजाल है कि माँ बाप पे एहसान करे? माँ बाप पे क्या एहसान करना है तुमने? हाँ, इसका मतलब और है, उनको वक्त पे दवा, वो उठ के दवा नहीं पी सकता या पी सकती माँ, वो दवा डॉक्टर के लेके जाना, वो नहीं लेके जा सकते, वो खुद नहीं जा सकते। ये वो सारा, ये होती हैं डेफिशिएंसीज को पूरा करना। मेरा हाथ नहीं एक जगह पे पहुंच रहा, मैंने वो बल्ब तब्दील करना है, मुझे मतलब ये छोटी छोटी बातें, इनमें बड़ी भी शामिल कर लो। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, हिम्मत दी है, हौसला दिया है, तो आप ज़रा बड़ी सतह पे किसी की शादी में वो कहते हो हाथ पा दो या फलाना में, जो भी है, ये बुरी बात नहीं है। सो एहसान फरामोश की डेफिनेशन मैंने रख दी। अब मैं उसको क्या कहूँ, मैं तो उस बंदे को जानता ही नहीं, मैंने तो कभी देखा भी नहीं परवेज़ खटक को। लेकिन अपने मर चुके रिश्तों का भी एहतराम वाजिब है, नहीं करना चाहिए। जिनके साथ अच्छा वक्त गुजरा हो, होश करनी चाहिए जी। सही बात। इससे आपका शजरा नस्ब नंगा हो जाता है, प्रॉब्लम है जी। ठीक है हसन साहब, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक सिंध हुकूमत को पेशकश की गई है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की 700 एकड़ ज़मीन लेकर अपना प्लांट कायम कर लें। रिपोर्ट में भी बताया गया है कि मिल 1973 में सोवियत माहिरीन की निगरानी में बनी थी, 2000 से 2008 के दौरान तक मुनाफे बख्श रही। ये 1973 मेरे लिए बड़ा कीमती और ख़ूबसूरत साल है। ये वो साल है जब मैंने इस प्रोफेशन में अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। अच्छा, हम फजी अमर करते 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 इनकी ना ज़बानों को कोड नहीं चलता। परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में ये स्टील मिल मुनाफा में थी। पहले बागडोर हाथ में थी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम होते थे, कोई मैं तो नहीं उनको जानता, ना कभी मिला हूँ। फिर मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद जावेद। अच्छा, और जब उन्होंने चार्ज छोड़ा चेयरमैन ने, तो 20 अरब रुपए के मुनाफे के अलावा अरबों रुपए मालियत का तैयार और खाम माल। फिर क्या हुआ? फिर ये भेंट चढ़ गई पॉलिटिक्स की। दोनों लोग, पहला जुल्म ये हुआ, लूट मार, बाकी तो छोड़ो, यहाँ 100 बंदा है, वहाँ 10,000 बंदा या 5,000 बंदा गुजारो, इस तरह करके। अच्छा, अब मुझे पता है ये कब बनी थी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर था। तो जो मर्ज़ी कर लो आप, खुसारे में चलेगी। अब ये भी आएंगे तो ये भी यही कुछ करेंगे। ये जो मैं कहता हूँ ना, मेजर तरीन सर्जरी
जिस उफ़की और अमूदी तब्दीली, जौहरी तब्दीली, बुनियादी तब्दीली, और भुट्टो को ही मैंने कोट किया था कि अगर यहाँ तब्दीली नहीं आती तो तब्दील करने के लिए कुछ बाकी नहीं बचेगा तुम्हारे पास। एंड आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ ये जो फलसफा है। बिल्कुल ठीक। स्टील में दे दो, ले रख लो, बेच दो, फलाना करो, मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं। जिधर जाओगे यही कुछ होगा। जब तक उसकी वजूहात चोरों के पीछे भागते हैं, चोरों की माँ कुछ और है। पूरे का पूरा सिस्टम, हम लंडे के लोग हैं, कपड़े ही लंडे के नहीं, सोचें भी लंडे की। जो गोरा दे गया उसको एज इट है, माड़ी मोटी रेंटिंग पेंटिंग कहीं कर ली तो कर ली, वरना वही है सारा। ज़माने बदल गए, प्रायोरिटीज़ बदल गए। मैं तुम्हें बताऊँ, एक दिन कहता हूँ, एक ज़माने में हमने कॉम्बाइन हार्वेस्टर्स बाहर से इंपोर्ट किए, ये वो सारा, तो बड़ा वो तो अजीबोगरीब काम है। कोई किस इलाके में 500 मील, 200 मील, 50 मील या 100 मील या जो भी फासले पे कॉम्बाइन है, किधर करिए, किधर आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए, पिट मरे वायरलेस लेने के लिए नहीं। कभी हमने यहाँ पर वो काम की रिक्वायरमेंट थी। अब हर लल्लू पंजू सेलफोन, और तुम ना लड़ो टेक्नोलॉजी से, तुम्हें रौंद के रख देगी, और उसने रौंद के रख दिया है। तुम्हारी नस्लें तुम्हारी नहीं रही, ना उनके लिबास, ना उनके खाने, ना उनकी गुफ्तगू। बिल्कुल ठीक। आसिफ साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।